नमस्कार दोस्तों। अपने पिछली क्लास के अंदर विज्ञान शिक्षण किसे कहते हैं और विज्ञान शिक्षण की विधियां जो होती हैं उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो शिक्षण विधि किसे कहते हैं इसके बारे में अपन ने पिछली क्लास के अंदर चर्चा की थी और उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया भी था कि शिक्षण विधियां क्या होती हैं, किसे कहते हैं शिक्षण विधियां। तो उसके लिए अपन ने कहा था कि एक ऐसी पद्धति होती है जिसके अंदर एक शिक्षक मनोवैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाते हुए विषय वस्तु को छात्रों तक प्रेषित करने का कार्य करता है, वो माध्यम ही शिक्षण विधियां कहलाती हैं। फिर उसके बाद में अपने लिया था कि उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि उसके लिए अपन ने अलग-अलग अपने विचार रखे थे कि पहली बात तो कंडीशन ये आती है कि हर कक्षा के अंदर सभी छात्र एक समान मानसिक क्षमता वाले नहीं होते हैं, इसलिए प्रत्येक छात्र तक उसको पहुंचाने की उस विषय वस्तु को पहुंचाने के लिए विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा अपन ने ये भी देखा था कि छात्रों की उस विषय वस्तु के प्रति जागृति या रुचि पैदा करने के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आपके जो मेन मुख्य पॉइंट जो आता है वो ये आता है यहाँ पर कि सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि कौन-कौन सी शिक्षण विधियां हैं। एक-एक का अपन क्रमबद्ध रूप से अध्ययन भी करने वाले हैं और साथ के साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको इन विधियों में से खोजकर्ता के ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है या फिर इनके जो पद होते हैं उनके बारे में भी काफी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहली विधि के बारे में अपन चर्चा करते हैं और वो विधि है अपनी कौन सी, व्याख्यान विधि। देखिए यहाँ पर व्याख्यान विधि के लिए सबसे पहला पॉइंट तो अपन ये लेने वाले हैं कि व्याख्यान विधि जो होती है किसे कहते हैं व्याख्यान विधि। तो अपन ये कह सकते हैं कि जिसके अंदर एक ऐसी विधि जिसके अंदर अपन ये कहें कि व्याख्यान विधि क्या होती है, एक ऐसी विधि जिसके अंदर कोई भी एक शिक्षक जो होता है वो किसी भी विषय वस्तु के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करता है। मौखिक रूप से अभिव्यक्ति इसके अंतर्गत होती है और छात्र जो होता है वो सामान्य तौर के ऊपर एक श्रोता की भांति बैठ के सुनता है। तो वो विधि कहलाती है व्याख्यान विधि, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहली बात लिखी है कि ये एक ऐसी परंपरा होती है और उस परंपरा के अंदर अपन बात करें, ऐसी परंपरा विधि होती है जिसमें एक शिक्षक अपनी आदर्श विचारधारा के अनुसार विषय वस्तु को मौखिक रूप से प्रस्तुत करता है, उसे क्या कहा जाता है, व्याख्यान विधि कहा जाता है। और यही मैंने अभी आपको बताया भी है कि व्याख्यान विधि किसे कहते हैं, कि ऐसी विधि जिसके अंतर्गत ये एक परंपरागत विधि है, न कि आप अपन ये भी कह सकते हैं परंपरागत भी है। और दूसरी बात यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं कि अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। क्या होती है, अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि सर अमनोवैज्ञानिक क्यों, क्योंकि इसके अंदर अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। अब आप ये कहोगे कि सर अमनोवैज्ञानिक विधि इसको क्यों कह रहे हैं, तो यहाँ अपन ये कह सकते हैं ये अमनोवैज्ञानिक विधि इसलिए मानी जाती है क्योंकि क्योंकि शिक्षक केवल सक्रिय होता है, छात्र इसमें निष्क्रिय होने के कारण से ये अमनोवैज्ञानिक होती है। और दोस्तों यहाँ पर मनोवैज्ञानिक विधि उसी विधि को माना जाएगा जिसमें छात्र क्रियाशील रहना अत्यंत आवश्यक है। अगर छात्र क्रियाशील नहीं है इसका मतलब उस विधि को मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि व्याख्यान विधि के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक ऐसी परंपरागत विधि होती है। अब यहाँ पर इससे भी क्वेश्चन बनता है कि परंपरागत विधि का मतलब क्या होता है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि निम्न में से कौन सी एक परंपरागत विधि है, निम्न में से कौन सी एक परंपरागत विधि नहीं है। तो व्याख्यान विधि परंपरागत विधि मानी जाती है। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये एक ऐसी विधि होती है जिसके अंदर शिक्षक किस रूप में, मौखिक रूप में अभिव्यक्ति करता है, विषय वस्तु को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करता है और छात्र केवल और केवल श्रोता की भांति बैठ करके सुनते हैं। शिक्षक ही इसके अंदर सक्रिय रहता है, छात्र निष्क्रिय रहते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि व्याख्यान विधि के प्रमुख पद कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तीन मुख्य पद होते हैं। सबसे पहले तो ये कि जैसे मान लीजिए कि आपको कक्षा में जाने से पूर्व आपको ये तैयार करना है कि मुझे कल किसके ऊपर व्याख्या प्रस्तुत करनी है, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि व्याख्यान पूर्व क्या की जाती है, तैयारी की जाती है। और व्याख्यान से पूर्व तैयारी कौन करता है, शिक्षक के द्वारा की जाती है। यानी यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं
कि व्याख्यान पूर्व तैयारी करना, और वो भी किसके द्वारा, शिक्षक के द्वारा व्याख्यान के पूर्व तैयारी करना, यानी कि कल मुझे कक्षा में जाकर के किस विषय वस्तु या किस टॉपिक के ऊपर व्याख्या प्रस्तुत करनी है, उसके लिए यहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है, उसकी तैयारी करना अत्यंत आवश्यक है। फिर व्याख्यान का प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है एक शिक्षक के द्वारा उस व्याख्या को प्रस्तुत कर देना, उस विषय वस्तु के ऊपर व्याख्या प्रस्तुत करना। उसके लिए उसने पहले तैयारी भी की है कि मुझे कहां पर क्या कोटेशन बोलना है, क्या मुझे लहजा रखना है, मेरी भाषा कैसी होनी चाहिए, ताकि छात्र उसको आसानी से सुनने की कोशिश करें। और उसके बाद में उन्हीं पहलुओं के ऊपर विचार करते करते ये प्रस्तुतिकरण होता है। और तीसरा पद जो होता है वो क्या होता है, छात्र यानी कि श्रोता द्वारा क्या किया जाता है, उस व्याख्या को संग्रहित किया जाता है। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि व्याख्यान विधि के पद जो होते हैं वो कौन कौन से मुख्य पद होते हैं। तो उसके लिए अपन कह सकते हैं कि सबसे पहले बताता है कि व्याख्यान विधि के अंदर एक तो होता है व्याख्यान पूर्व तैयारी करना शिक्षक के द्वारा, फिर उसके बाद में व्याख्या का प्रस्तुतिकरण शिक्षक के द्वारा, और फिर उसके बाद में श्रोता के द्वारा संग्रहण करना। श्रोता कौन होता है, इसके अंदर छात्र को माना जाता है। ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि व्याख्यान विधि के मुख्यतः पद जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 पद होते हैं, पूर्व तैयारी, प्रस्तुतिकरण और श्रोता। श्रोता कौन रहेगा, छात्र, बाकी दोनों में क्या आएगा, शिक्षक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला आता है कि व्याख्यान विधि के प्रमुख गुण और विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहली विशेषता तो ये कि व्याख्यान विधि जो होती है वो पूर्णतया शिक्षक केंद्रित विधि होती है, अध्यापक केंद्रित विधि इसको माना जाता है। तो यहाँ पर ये माना जाएगा क्योंकि इसमें शिक्षक ही क्या रहता है, पूरी तरह से सक्रिय रहता है, इसलिए यहाँ पर इसको अपन कह सकते हैं कि व्याख्यान विधि जो होती है वो पूर्णतया अध्यापक केंद्रित होती है। दूसरा यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि ये जो विधि होती है वो मितव्ययी होती है। दोस्तों मितव्ययी का मतलब यहाँ पर मेरे से ये है कि इसके अंदर किसी प्रकार के धन की खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, धन की आवश्यकता नहीं होती है, खर्चीली विधि नहीं है, इसलिए आसानी से छात्रों के समक्ष इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका मतलब यह विधि क्या होती है, मितव्ययी होती है, क्योंकि इसमें छात्र छात्राओं को सामूहिक रूप से क्या प्रदान किया जा सकता है, ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। यानी छात्रों को एक लंबे कक्ष के अंदर, हॉल के अंदर बैठा करके और एक शिक्षक के द्वारा बहुत ही कम समय के अंदर अधिक से अधिक उनको जानकारी प्रदान की जा सकती है। यानी यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि ये विधि क्या होती है, मितव्ययी मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं अपन। अगला पॉइंट जो आता है वो आता है कि इस विधि में प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, प्रयोगशाला की, क्योंकि विज्ञान शिक्षण के अंदर प्रयोगशाला होना अनिवार्य माना जाता है, लेकिन व्याख्यान विधि के अंदर प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है, मान लीजिए कि छात्रों को आपको वाष्पोत्सर्जन के बारे में या वाष्पीकरण के बारे में बताना है, तो आप प्रयोगशाला में ले जाने से पूर्व उसकी पूरी विस्तृत रूप से व्याख्यान विधि के द्वारा व्याख्या कर सकते हैं। यानी आपने पहले छात्रों के समक्ष खड़े होकर के और उसके बारे में आप पूरी डिटेल दे सकते हैं कि सामान्य तौर के ऊपर वाष्पीकरण किसे कहते हैं, किसके ऊपर अपन प्रयोग करने वाले हैं, कौन कौन से उपकरण चाहिए होंगे। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इस विधि के अंदर प्रयोगशाला की कोई प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। यह विधि जो होती है वो तीव्र गति से चलने वाली होती है। पाठ्यक्रम को इतनी तेज गति से संपूर्ण करवाया जा सकता है क्योंकि केवल और केवल इसके अंदर व्याख्या प्रस्तुतिकरण का काम होता है। टीचर जो होगा वो छात्रों के समक्ष खड़ा होगा और फटाफट अपनी व्याख्या को प्रस्तुत करता जाएगा और वहीं पर लेसन क्या कर सकता है, वो फिनिश कर सकता है। इसलिए व्याख्यान विधि जो होती है उसके लिए कुछ मुख्य विशेषताएं अपन ने जो पढ़ी हैं। पहला पॉइंट अपन ने लिया कि शिक्षक केंद्रित होती है, पहली बात। दूसरा पॉइंट जो अपन ने लिया है वो ये लिया है कि ये जो विधि होती है वो क्या होती है, इसमें किसी प्रकार की प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है, ये विधि मितव्ययी होती है, इसके अंदर पाठ्यक्रम को बहुत ही अति शीघ्रता से पूर्ण करवाया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं अपन कि इस विधि द्वारा विषय वस्तु का तथ्यात्मक ज्ञान व ऐतिहासिक विवेचना जानने को मिलती है। देखिए यहाँ पर दो शब्द लिए हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक तो लिया गया है क्या, तथ्यात्मक ज्ञान के बारे में कह रहा है अगला, और एक क्या कह रहा है यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि एक तो होता है यहाँ पर तथ्यात्मक ज्ञान और एक ऐतिहासिक विवेचना के बारे में छात्र को पता लगने का चांसेस रहते हैं, यानी ज्ञान प्राप्त भी होता है उसको। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि व्याख्यान विधि जो होती है
उस व्याख्यान विधि के अंदर मान लीजिए कि मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ाना शुरू किया है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए अपन ये कह सकते हैं वहां पर कि इस प्रकार से न्यूटन ने ये खोज की थी। अब्दुल कलाम की जीवनी के बारे में अगर व्याख्या प्रस्तुत की जाए तो वो एक महान वैज्ञानिक थे, तो उनकी जीवनी या उन्होंने किस प्रकार से प्रेरित होकर के मिसाइल का निर्माण करना प्रारंभ किया था, इन सब बातों के ऊपर यहाँ छात्रों को सुनने का और उसके ऊपर विवेचना करने का मौका मिलता है। और दूसरी बात कि उन छात्रों को एक तथ्यात्मक जानकारी या तथ्यात्मक रिपोर्ट छात्रों के सामने प्रस्तुत की जा सकती है किस विधि के द्वारा, व्याख्यान विधि के द्वारा। यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं कि व्याख्यान विधि जो होती है वो अन्य सभी जितने भी विधियां होती हैं उन सभी शिक्षण विधियों की सहायक विधि के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि अन्य विधियों की सहायक, अन्य शिक्षण विधियों की सहायक विधि इसलिए माना जाता है इनको, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप प्रयोगशाला विधि कर रहे हो, समस्या समाधान के ऊपर आधारित आप कार्य कर रहे हो, या फिर आपने दल शिक्षण के ऊपर कार्य करना शुरू किया है, तो सामान्य तौर के ऊपर जैसे मान लीजिए कि प्रयोगशाला विधि में छात्रों को प्रयोग शुरू करवाने से पहले, प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले छात्रों को पहले व्याख्यान विधि के द्वारा उसकी व्याख्या प्रस्तुत की जाती है शिक्षक के द्वारा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। तो कहने का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि व्याख्यान विधि जो होती है वो सामान्य तौर के ऊपर अन्य विधियों की सहायक विधि मानी जाती है, क्योंकि हर एक विधि को शुरू करने से पूर्व शिक्षक को क्या देना होता है, व्याख्यान देना होता है उसके ऊपर। इसलिए यहाँ पर व्याख्यान विधि के लिए अपन ये कह सकते हैं कि व्याख्यान विधि जो होती है वो अन्य शिक्षण विधियों की क्या होती है, सहायक विधि मानी जाती है। व्याख्यान विधि पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति में सहायक होती है, बिल्कुल सही कहा है। कक्ष के अंदर आपने जिस भी कक्षा का सिलेबस पूर्ण करवा दिया है, तो स्वाभाविक बात है उस कक्ष का पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर जब टीचर उसका दोहरान करवाता है तो सामान्यतः व्याख्यान विधि के द्वारा फटाफट उसको प्रस्तुतिकरण कर देता है, फिर छात्रों को याद करने के लिए कहा जाता है। छात्रों को केवल और केवल व्याख्या विधि के द्वारा उस पाठ का पूरा सार प्रस्तुत कर दिया जाता है और छात्र उस सार को पकड़ करके ही क्या करते हैं, आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ व्याख्यान विधि जो होती है उसके द्वारा पाठ्यक्रम की क्या की जा सकती है, पुनरावृत्ति करने में बहुत ही सहायक विधि मानी जाती है। तो इस प्रकार से व्याख्यान विधि के बारे में अपन ने कुछ पॉइंट पढ़ रहे हैं। आगे देखिए अगली विशेषता के बारे में बात करते हैं कि विज्ञान विषय में इस विधि द्वारा केवल परिभाषाएं और सिद्धांतों की ही क्या की जा सकती है, व्याख्या की जा सकती है। यानी कि आपको कोई भी परिभाषा बतानी है कि वाष्पोषण किसे कहते हैं या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत क्या था, केवल उनकी व्याख्या ही या उस नियमों की परिभाषा या सिद्धांतों की व्याख्या ही इस विधि के द्वारा की जा सकती है। अगर अपन ये चाहें कि व्याख्यान विधि के द्वारा अपन कोई प्रयोग को सिद्ध करके बता सके तो वो संभव नहीं होता है। तो यहाँ पर अपन ने कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ी हैं कि वो क्या क्या होती हैं। व्याख्यान विधि पूर्णतया शिक्षक केंद्रित होती है, अमनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति पर आधारित होती है, पाठ्यक्रम को शीघ्रता से समझाने में सहायता करती है, पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर उसकी पुनरावृत्ति में सहायक होती है और छात्रों को ऐतिहासिक तथ्य जानने में सहायता प्रदान करती है। अन्य जितने भी विज्ञान विषय की शिक्षण विधियां होती हैं उन सभी के लिए सहायक विधि किसको मानी जाती है, व्याख्यान विधि को सहायक विधि माना जाता है। व्याख्यान विधि द्वारा विषय वस्तु को प्रारंभ करने से पूर्व उससे संबंधित प्रसंग को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है और यह केवल क्या होती है, एक मार्गी विधि होती है। यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं कि निम्न में से कौन सी विधि जो होती है वो एक मार्गी विधि होती है। एक मार्गी का मतलब केवल और केवल शिक्षक के द्वारा व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी, उसके द्वारा अन्य ना तो किसी प्रकार की कोई सहायक सामग्री प्रस्तुत की जाएगी, ना ही वो किसी अन्य व्यक्तियों का सहारा लेगा, डायरेक्ट खुद उस विषय वस्तु के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत कर देता है और छात्र उसमें श्रोता की भांति सुनते रहते हैं। तो यहाँ पर अपन ने कुछ मुख्य मुख्य बातें क्या देखी हैं उसके बारे में देखिए अपन चर्चा करते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं, आप चाहो तो इसके द्वारा भी शॉर्ट में याद कर सकते हैं कि व्याख्या विधि जो होती है वो क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होंगी। सबसे पहला पॉइंट तो अपन ये कह सकते हैं कि व्याख्यान विधि जो होती है वो क्या होती है,
अमनोवैज्ञानिक होती है, जिसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझा भी दिया है कि यह अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर अगर अपन लेना चाहेंगे तो दूसरा पॉइंट अपना क्या आएगा, उसके लिए देखते हैं अपन। अमनोवैज्ञानिक होती है, पाठ्यक्रम क्या हो सकता है इसके द्वारा, शीघ्रता से पूर्ण हो सकता है, पाठ्यक्रम शीघ्रता से पूर्ण, ठीक है, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट यहाँ पर विशेषता अगर लेना चाहें तो क्या कह सकते हैं अपन, अन्य विधियों की सहायक विधि होती है। क्या होती है ये, अन्य विधियों की क्या मानी जाती है, अन्य विधियों की सहायक विधि भी इसको माना जाता है। फिर उसके बाद में चौथा पॉइंट जो आता है, इसमें ऐतिहासिक तथ्य सीखे जा सकते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों की क्या करती है, व्याख्या करती है। तो ऐतिहासिक तथ्यों की व्याख्या इसके द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। फिर उसके बाद में पांचवा पॉइंट अपन कह सकते हैं कि ये जो विधि होती है वो क्या होती है, मितव्ययी होती है। क्या होती है, मितव्ययी होती है, खर्चा बहुत ही कम आता है। फिर उसके बाद में छठवां एग्जाम्पल जो अपन इससे, सॉरी छठी विशेषता जो अपन इसके अंदर लेने वाले हैं, वो अपन ये कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति में सहायक होती है। क्या होती है, पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति जब भी की जाती है, यानी कि दोहरान जब होता है, तो पुनरावृत्ति में क्या होती है, सहायक विधि मानी जाती है। फिर उसके बाद में अपन अगला पॉइंट अगर लेना चाहेंगे तो अगली विशेषता जो होती है वो क्या होने वाली है, तो उसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि यह क्या होती है, एक मार्गी विधि होती है। क्या मानी जाती है इसको, इसको अपन कह सकते हैं कि यह एक मार्गी विधि मानी जाती है, या एक मार्गी विधि क्या होती है, ये होती है। तो इस प्रकार से मोटे मोटे तौर के ऊपर मैंने व्याख्यान विधि के कुछ विशेषताएं प्रस्तुत की हैं। चाहो तो आप इनके द्वारा भी शॉर्ट में आप इसको याद कर सकते हो। तो चलिए आगे अपन बढ़ते हैं कि इस विधि के प्रमुख दोष क्या क्या हो सकते हैं। तो व्याख्यान विधि के प्रमुख दोष क्या क्या होते हैं। सबसे पहला दोष तो यही आ चुका है कि यह अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। यहाँ पर ना तो इसमें कोई क्रियाकलाप होता है और ना ही इसमें शिक्षार्थियों के या विद्यार्थियों के सीखने की तत्परता की ओर ध्यान दिया जाता है। यानी कि ना तो ये क्या होती है, केवल और केवल शिक्षक केंद्रित होती है, इसलिए इसमें छात्रों के, विद्यार्थियों जो होती हैं, विद्यार्थियों की सीखने की तत्परता की ओर कोई भी प्रकार का ध्यान नहीं देता है, और इसी कारण से ये एक प्रकार की अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। यह विधि जो होती है वो स्मृति केंद्रित होती है, यानी शिक्षक के माइंड में क्या आ रहा है उसी के ऊपर विचार करके वो प्रस्तुत करता रहेगा, और छात्रों की निरीक्षण शक्ति के बारे में नहीं सोचा जा सकता। यानी छात्रों ने क्या सोच रहे हैं, भाई मान लीजिए मैं आपके सामने व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूं, तो मुझे, आप कक्षा कक्ष में बैठे हुए हो, तो मुझे कोई पता नहीं रहता है कि किस छात्र के माइंड में क्या विचार चल रहा है। कौन सा छात्र मुझे केवल सुन ही नहीं रहा है, केवल देखने का ही कार्य कर रहा है कि ठीक है सामने सर खड़े हैं, डर के हमारे चुपचाप बैठा बैठा देख रहा है मेरी तरफ, मैं सोचूं कि हाँ ये सुन रहा है, जबकि उसका माइंड कहीं और काम कर रहा होगा। तो कहने का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि व्याख्यान विधि के अंदर छात्र जो होते हैं उसके निरीक्षण शक्ति के बारे में सही से नहीं सोचा जाता है, और इस विधि द्वारा विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी ये एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य बिल्कुल पूर्णतः क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि छात्रों को करके सीखने का मौका नहीं मिलता है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि इस विधि के अंदर छात्र जो होते हैं वो स्वयं कार्य करके नहीं सीख सकते हैं, उनका पूरी तरह से सीखने का मौका नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से अपन ने कुछ विशेष कम दोष देखे कि इसमें छात्रों को करके सीखने का मौका नहीं मिलता है, ये पूर्णतः शिक्षक केंद्रित विधि होती है, छात्रों की चिंतन क्षमता या निरीक्षण क्षमता के बारे में कोई पता नहीं रह पाता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर अपन ने देखा है कि किस प्रकार से व्याख्यान विधि के मुख्य प्रमुख दोष माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अपन कि इस विधि में छात्र निष्क्रिय रहता है, जिसके कारण छात्र की रुचि, योग्यता आदि की अवहेलना हो जाती है। कहने का मतलब एक छात्र निष्क्रिय रहेगा तो उसके अंदर कौन कौन सी कमियां उजागर हो सकती हैं, वो समस्त कमियां ही अपने यहाँ इस व्याख्यान विधि के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। कहने का मतलब छात्र क्या रहता है, निष्क्रिय रहता है, छात्र की रुचि, छात्र की योग्यता क्या है आदि की क्या हो जाती है, अवहेलना हो जाती है। यानी कि छात्र क्या कहना चाह रहा है,
छात्र की उस विषय वस्तु के अंदर रुचि हो रही है या नहीं हो रही है, वो कोई पता नहीं चल पाता है, उसकी अवहेलना होती है, उसको इग्नोर किया जाता है। कहने का मतलब छात्र का दमन हो सकता है इसके अंदर। तो व्याख्यान विधि इतनी सर्वश्रेष्ठ विधि विज्ञान विषय के लिए तो विशेषकर नहीं मानी जा सकती। केवल इतनी विशेषकर है कि अगर आपको कोई भी प्रयोग या सिद्धांत की व्याख्या करनी है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हो, बाकी इसके अलावा आप कहीं भी व्याख्यान विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। इस विधि में छात्र पूर्णतः अध्यापक पर क्या हो जाता है, आत्मनिर्भर बन जाता है। अध्यापक पर आत्मनिर्भर बनने का मतलब कि छात्र तो खुद क्रियाशील कुछ कर ही नहीं रहा है, उसको कुछ समझ में आया है या नहीं आया है, वो पूरी तरह से उस शिक्षक के ऊपर निर्भर हो चुका है। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ व्याख्यान विधि के कुछ प्रमुख दोष भी देखे हैं कि क्या-क्या दोष होते हैं। कि सामान्यतः अपन ये कहते हैं कि पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। दूसरा अपन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो विधि होती है वो सामान्यतया अपन ये कह सकते हैं कि शिक्षक केंद्रित होती है। छात्र की जो भी योग्यता क्षमताएं होती हैं या उसकी रुचि होती है उसकी अवहेलना हो जाती है। छात्र पूर्णतया शिक्षक के ऊपर केंद्रित हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि छात्र की तर्क वितर्क क्षमता भी क्या होती है इसमें नष्ट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला पॉइंट लेता है कि इस विधि द्वारा अध्यापक को यह पता नहीं रह पाता है कि छात्रों को कितना ज्ञान ग्रहण हुआ है। मान लीजिए कि मैंने व्याख्यान विधि के द्वारा कोई भी विषय वस्तु को प्रस्तुतिकरण किया तो मैंने तो मेरे विचार प्रकट कर दिए, लेकिन मैंने इस चीज का कहीं भी अवलोकन या निरीक्षण नहीं किया है कि ताकि मैं उसके माध्यम से छात्रों को ये जांच कर सकूं कि इनको कितना समझ में आया है। तो कहने का मतलब इस विधि के द्वारा कोई ये पता नहीं चल पाता है कि अध्यापक को कि छात्रों ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है, इसके बारे में कुछ भी अता पता नहीं रह पाता है। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि व्याख्यान विधि जो होती है वो एक ऐसी विधि होती है जिसमें छात्र की योग्यता क्षमता रुचि की अवहेलना होती है। ना छात्र शिक्षक को यह पता चल पाता है कि छात्र ने कितना ग्रहण किया है, ना ये इसके अंदर छात्र निष्क्रिय होता है इसलिए ये अमनोवैज्ञानिक होती है, ना ही इसके अंदर के इस छात्र के विचारों को सुनने का मौका मिल पाता है। तो इस प्रकार से अपन ने इसके अंदर कुछ मुख्य कमियां देखी हैं किसके अंदर, व्याख्यान विधि के अंतर्गत। तो चलिए अगली विधि जो अपन ले रहे हैं वो लेते हैं अपन क्या, प्रयोगशाला विधि। और यहाँ पर ये विधि जो होती है वो विज्ञान शिक्षण के लिए क्या मानी जाती है, इंपॉर्टेंट भी मानी जाती है। साथ के साथ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि इसके अंदर यहाँ अपन ने जैसे पहले व्याख्यान विधि जो पढ़ी है उसकी आवश्यकता इस प्रयोगशाला विधि में पड़ सकती है, क्योंकि आपको किसी भी उपकरण के बारे में जानकारी देनी है तो उसको आप व्याख्यान विधि के द्वारा आप छात्रों के सामने प्रस्तुत कर सकते हो। प्रयोगशाला विधि क्या होती है कि एक ऐसी विधि होती है जिसके अंदर किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को करके सिखाया जाता है। यानी छात्र क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको विद्युत धारा का परिपथ तैयार करना है, आप लेबोरेटरी के अंदर गए, आपको केवल ये बता दिया गया कि वोल्ट मीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, कुंजी क्या होती है, बैटरी का संयोजन प्लस माइनस किस प्रकार से करना है, बस इतना आपको व्याख्यान विधि के द्वारा बता दिया गया। आप प्रयोगशाला में गए, आपको उसको करके सीखना है। इसका मतलब आप जाओगे वहां से कुंजी, एमीटर, वोल्ट मीटर और वायर, बैटरी ये सभी लेओगे और उनको किस प्रकार से परिपथ के अंदर संयोजित करना है वो आप संयोजित करके और उसमें बल्ब ऑन ऑफ करके आप देखते हो कि मेरे द्वारा बनाया गया परिपथ जो है वो सही है या गलत है। तो कहने का मतलब इस आधार पर अपन प्रयोगशाला विधि जो होती है वो कहलाती है क्या, कि ऐसी विधि जिसमें छात्र जो होता है वो स्वयं क्रिया करके क्या करता है, सीखता है। यानी कि किसी भी विषय वस्तु के ऊपर खुद प्रयोग करके सीखता है, वो विधि क्या कहलाती है आपकी, प्रयोगशाला विधि कहलाती है। यह विधि जिसमें उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु करके सीखना, फिर उसके बाद उसका निरीक्षण करना, ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ना आदि तथ्यों के आधार पर विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। यानी कि सबसे पहला पॉइंट तो अपन ये कह सकते हैं कि ये विधि जो होती है, यहाँ पर देखिए मैं अपन अलग से एक स्लाइड लेते हैं और उसके अंदर अपन यहाँ बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रयोगशाला विधि जो होती है उसके कुछ प्रमुख गुणधर्म यहाँ पर जिस प्रकार से व्याख्यान विधि के अंदर लिखा था अपन ने, उसके आधार पर मैं यहाँ भी लिखता जाता हूँ। सबसे पहले विधि तो क्या हो जाएगी, प्रयोगशाला विधि जो होती है उसके लिए अपन ये कह सकते हैं सबसे पहली बात तो ये कि
करके सीखने के ऊपर, करके सीखना, करके सीखना। करके सीखने का मतलब यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि छात्र क्या होते हैं, इसके अंतर्गत छात्र सक्रिय रहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पर अपन जैसे मुख्य मुख्य बातें आएंगी तो उनको अपन नोट करने वाले हैं। प्रयोगशाला विधि जो होती है वो क्या होती है कि यहां पर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छात्र क्या करता है, निरीक्षण करता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ना होता है और तथ्यों को आधार मान करके विषय वस्तु का अध्ययन करता है। यानी यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि इस विधि के अंदर निरीक्षण होता है और छात्र करके सीखता है, और उसके साथ साथ अपन ये कह सकते हैं कि उसमें अवलोकन के द्वारा भी वो सीखता है। अब आता है प्रयोगशाला विधि के गुण। सबसे पहली बात तो ये कि प्रयोगशाला विधि के अंदर छात्र खुद स्वयं सक्रिय रहता है, इसलिए यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि यह कौन सी विधि मानी जाती है, जो प्रयोगशाला विधि होती है वो एक प्रकार की वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित विधि होती है। और प्रयोगशाला विधि में विज्ञान के सिद्धांत व नियमों को प्रयोगों द्वारा सिद्ध करके सिखाया जाता है और उससे स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि सामान्य तौर के ऊपर कि अपना जो अगला पॉइंट आता है वो क्या रहने वाला है यहाँ पर, तो अपन ये कह सकते हैं कि छात्र जो होता है इसमें कहां से ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। यानी कि जो ज्ञात है आपको परिभाषा उसको आप सिद्ध कर रहे हो कि अज्ञात क्या निकलने वाला है, छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा पॉइंट अपन यहां पर ये कह सकते हैं कि छात्र जो होता है वो यहां पर इस विधि के अंतर्गत, जैसा कि देखिए अभी अपन ने पढ़ा भी है कि सामान्यतया जो प्रयोगशाला विधि होती है इसके अंदर सामान्यतया प्रयोगों द्वारा सिद्ध करके सिखाया जाता है और इसमें स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अगला पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, छात्र को क्या प्राप्त होता है, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आएगा कि छात्रों में स्थायी ज्ञान की क्या होती है, प्राप्ति मानी जाती है। चलिए आगे अपन बात करते हैं यहाँ पर कि प्रयोगशाला विधि जो होती है उसके अगले प्रमुख विशेषताएं क्या हो सकती हैं कि इसमें छात्र जो होता है मूर्त रूप से कार्य करता है। मूर्त रूप से कार्य करने का मतलब क्या होता है, मूर्त रूप से कार्य करने का मतलब ये होता है कि छात्र के सामने बिल्कुल बिल्कुल पूर्णतया प्रयोग के उपकरण वहां रखे होते हैं। यानी क्या आपने छात्रों ने प्रयोगशाला विधि के अंदर क्या कच्चा आरेख बनाया है कि ठीक है ये एमीटर का बना दिया, ये वोल्ट मीटर हो गया, ये कुंजी हो गया, ये वायर हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर क्या किया जाता है कि सामने आपके पास में वास्तविक में क्या होगा, वोल्ट मीटर भी रहेगा, एमीटर भी रहेगा, कुंजी भी रहेगी, बैटरी भी रहेगी, तो उन सबको संयोजित करके ही तो आप परिपथ बनाओगे। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो विधि होती है इसमें मूर्त रूप से कार्य करता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से छात्र के सामने क्या होते हैं, उपकरण होते हैं, तो मूर्त रूप से कार्य करता है। और इस विधि में छात्रों की विज्ञान के प्रति क्या होती है, अन्वेषी भावना विकसित होती है। दो मुख्य तथ्य निकल करके आ चुके हैं यहाँ पर। पहला तथ्य तो क्या आ चुका है कि इसके अंदर मूर्त रूप से कार्य होता है और अन्वेषी भावना विकसित हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अपन अगला पॉइंट इसके अंदर ये लिख सकते हैं कि छात्र की छात्र मूर्त रूप से कार्य करता है, छात्र मूर्त रूप से कार्य करता है। और उसके साथ साथ अपन ये कह सकते हैं कि छात्र जो होते हैं या छात्र में अन्वेषी भावना, अन्वेषी का मतलब क्या होता है, खोजी प्रवृत्ति। छात्र में अन्वेषी भावना क्या होती है, विकसित होने लगती है। तो इस प्रकार से अपन ने कुछ मुख्य विशेष बातें इसके अंदर अध्ययन कर रहे हैं कि छात्र में अन्वेषी भावना विकसित होती है। साथ के साथ अपन ये कह सकते हैं कि इसमें छात्र मूर्त रूप से कार्य करते हैं, यानी कि जो भी प्रयोग होते हैं उन प्रयोगों के आधार पर जो छात्र होता है वो क्या करता है, सामान्य तौर के ऊपर प्रयोग के उपकरण जो होते हैं उनको सामने रख करके प्रयोग करता है, इसलिए वो उसके सामने मूर्त रूप से यानी कि प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने विषय वस्तु उपस्थित होती है। चलिए आगे अपन बात करते हैं कि इस विधि के अंतर्गत ज्ञात से अज्ञात
और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये भी मुख्य बात है, क्या होगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है। तो यहां पर अपन ने देखिए क्या लिखेंगे अपन कि सामान्यतः ज्ञात से अज्ञात, और दूसरा क्या लिखेंगे अपन, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ने पर जोर देती है। किसके ऊपर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ने वाले शिक्षण सूत्रों पर आधारित ये विधि मानी जाती है। चलिए आगे अपन बात करते हैं इस विधि के अंतर्गत कि यह इस विधि के अंतर्गत अपन ये कहते हैं कि सामान्य तौर के ऊपर ये विधि जो होती है इसमें छात्र की तीनों ज्ञानेंद्रियों का मतलब उसका दृश्य, ठीक है, उसका श्रवण केंद्र, यहां पर आंखें दृश्य का कार्य करेंगी, सुनने का कार्य कान करेंगे और काम करने का कार्य कौन करेंगे, हाथ करेंगे। यानी आंख, कान और हाथ, तीनों ज्ञानेंद्रियां इसके अंदर सक्रिय रहती हैं। भाई शिक्षक क्या कह रहा है उसको सुनोगे, उनको सुनते हुए उपकरणों को देखते हुए आप अपने हाथों से उस परिपथ को बना रहे हो, विद्युत परिपथ तैयार कर रहे हो। इसका मतलब कि इसमें छात्र की तीनों ज्ञानेंद्रियां, कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां, दृश्य, श्रव्य और कर्मेंद्रियां, यानी कि हाथ से जो कार्य किया जा रहा है वो यहां पर मुख्यतः सक्रिय मानी जाती है। इस विधि में छात्र में निरीक्षण व तर्क करने की क्षमता का विकास हो जाता है। यानी कि छात्र जो होता है वो निरीक्षण करने लगता है, उसके अंदर तर्क शक्ति विकसित हो जाती है कि किस प्रकार से उसने विद्युत परिपथ का डायग्राम बनाया है, परिपथ पूरा सर्किट किया है, इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार किया है। उसको ये भी पता चल जाएगा कि घरेलू परिपथ में जो लाइट फिटिंग होती है वो किस प्रकार से की जाती है। कहने का मतलब उसके अंदर निरीक्षण और तर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है। और साथ के साथ अपन ये कहते हैं तीनों ज्ञानेंद्रियां कार्य करती हैं। प्रयोगशाला विधि के माध्यम से छात्र व शिक्षक दोनों के मध्य में मधुर संबंध स्थापित हो जाते हैं, क्योंकि जिस छात्र ने बिल्कुल सटीक परिपथ बनाया है, इसका मतलब शिक्षक उसको ऑब्जर्व करेगा, शिक्षक उसको अपनी नजरों के सामने लाएगा कि हाँ ठीक है ये बच्चा इंटेलिजेंट है, तो अपने आप ऑटोमेटिक शिक्षक का अट्रैक्शन उस बच्चे की तरफ बढ़ेगा और बच्चे का अट्रैक्शन भी किसकी तरफ आता है, शिक्षक की तरफ आता है। इसका मतलब शिक्षक और छात्र के मध्य में मधुर संबंधों को स्थापित करने वाली विधि होती है। यानी यहाँ पर तीन मुख्य बातें आ चुकी हैं, छात्र में निरीक्षण और तर्क करने की क्षमता विकसित, फिर उसके बाद में एक आता है यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों का विकसित होता है और मधुर संबंध स्थापित होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला अपन चाहे तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखना चाहते हैं क्या, कि इसके अंदर छात्र की क्या होते हैं, तीनों ज्ञानेंद्रियां, छात्र की तीनों ज्ञानेंद्रियां यानी कि कौन कौन सी, दृश्य, श्रव्य और हाथ, क्या होते हैं, सक्रिय माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर विशेषता के रूप में अपन ये ले सकते हैं कि इसमें छात्र में कौन सी भावना, निरीक्षण व तर्क क्षमता क्या होती है, विकसित होती है। निरीक्षण व तर्क क्षमता क्या होती है, विकसित होती है। तो इस प्रकार से ये मुख्य पॉइंट अपन ने यहाँ पर लिखे हैं और वो मुख्य पॉइंट क्या क्या होते हैं उनके बारे में अपन ने चर्चा की है और एक छात्र और शिक्षक के मध्य में मधुर संबंध स्थापित हो जाते हैं। इस विधि में छात्र में व्यवस्थित रूप से कार्य करना और अनुशासित रूप से कार्य करने की भावना विकसित हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। आपने देखा होगा कि प्रयोगशाला में ले जाने से पूर्व शिक्षक जो होता है वो छात्रों को पूर्णतया हिदायत दे देता है और वो पूर्णतया हिदायत क्या होती है उसके बारे में हिदायत ये होती है कि कोई भी छात्र बिगर किसी आज्ञा के या बिगर किसी परमिशन के किसी भी उपकरण को नहीं छू सकता। दूसरा कि छात्र जो होता है वो सामान्य तौर के ऊपर इस विधि के अंतर्गत छात्र जो होता है वो सामान्य तौर के ऊपर यहाँ जो उपकरण जहां से ले रहा है वहीं पर वापस उसको रखना है। जिस उपकरण का उसने यूज किया है लास्ट में उसको बिल्कुल साफ सफाई करके उसको रखना होता है। यानी कि एकदम अनुशासन प्रिय होकर के
और व्यवस्थित रूप से कार्य करने की भावना छात्र के अंदर लेबोरेटरी में विकसित हो जाती है, प्रयोगशाला मेथड के अंदर विकसित होती है और प्रयोगशाला विधि के माध्यम से अध्ययन की गई विषय वस्तु जो होती है उसका छात्र दैनिक जीवन में उपयोग कर सकता है। यानी यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं दैनिक जीवन में उपयोग किस प्रकार से कर सकता है। मैंने आपको शुरू से ही एक एग्जाम्पल समझाना शुरू किया है इस विधि के अंदर कि अगर आपको प्रयोगशाला में जाकर के और विद्युत परिपथ तैयार करना है, वहां पर आपने जो विद्युत परिपथ बनाया है एमीटर, वोल्ट मीटर, बैटरी, कुंजी या फिर वायर की सहायता से, तो आप उसी प्राप्त ज्ञान का उपयोग घरों के अंदर लाइट फिटिंग करने में भी कर सकते हो। कहने का मतलब कि आपने उस जो परिपथ बनाना सीखा था उस परिपथ से आपने दैनिक जीवन में काम करना उसके द्वारा क्या कर लिया है, सीख लिया है। इसलिए यहाँ अपन ये भी कह सकते हैं कि सामान्यतः इस विषय वस्तु के इस विधि के अंतर्गत छात्र जो होता है वो अपने प्राप्त ज्ञान का उपयोग किसमें कर सकता है, तो अपन ये कह सकते हैं कि वो प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपनी दैनिक जीवन के अंदर भी वो आसानी से कर सकता है। तो यहाँ पर आगे अपन बात करते हैं कि ये तो थे इसके कुछ मुख्य विशेषताएं, फिर आता है प्रयोगशाला विधि के प्रमुख दोष क्या क्या हो सकते हैं। तो प्रयोगशाला विधि के प्रमुख दोषों की अगर अपन चर्चा करते हैं तो यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि यह विधि जो होती है वो सभी छात्रों के लिए क्या नहीं होती है, उपयोगी नहीं होती है। सभी छात्रों के लिए उपयोगी क्यों नहीं होती है, क्योंकि मंद बुद्धि का बालक जो होता है वो सामान्यतः प्रयोगशाला में कार्य नहीं कर सकता है। कोई भी श्रवण बाधित या दृश्य बाधित छात्र जो है, विकलांग श्रेणी का छात्र है, वो प्रयोगशाला के अंदर काम करने में सक्षम नहीं हो पाता है, इसलिए सभी छात्रों के लिए उपयोगी नहीं होती है। साथ ही साथ अपन ये कहते हैं कि इसमें मानसिक स्थितियां जो होती हैं वो सभी छात्रों की एक समान नहीं होती है। कोई मंद बुद्धि का होता है तो कोई पिछड़ा हुआ बालक होता है, कोई सामान्य बालक होता है, कोई प्रखर बुद्धि वाला बालक होता है। इसलिए मानसिक स्थिति सभी छात्रों की एक समान नहीं होने के कारण से प्रयोगशाला विधि जो होती है वो सभी छात्रों के लिए उपयोगी नहीं मानी जा सकती है। और यहाँ अपन ये भी कह सकते हैं कि अगर आप एक कक्ष में 50 छात्र हैं तो उनमें अधिकतम आप 20 छात्रों को ही प्रयोगशाला में ले जाने की कैपेसिटी है, तो स्वाभाविक बात है कि उन सभी को परिपथ बना करके और विद्युत धारा का अगर चैप्टर आप क्लियर करवाना चाहते हो तो बहुत अधिक लंबा समय लग जाता है। कहने का मतलब कि प्रयोगशाला विधि के द्वारा पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण नहीं करवाया जा सकता। तो यहाँ पर यह विधि धीमी गति से चलती है, इसलिए पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण नहीं करवाया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं अपन क्या कि यह विधि बहुत अधिक खर्चीली होती है। व्याख्यान विधि तो मितव्ययी थी, लेकिन यह विधि बहुत ही अधिक खर्चीली विधि होती है, अतः इसके उपकरण उपलब्ध नहीं करवाए जा सकते। यानी कि इसके उपकरणों को उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं होता है। और यह कक्षा जो यह विधि जो होती है वो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती है। यानी कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए या प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए प्रयोगशाला विधि का कोई उपयोग नहीं होता है। कहने का मतलब प्रयोगशाला विधि जो होती है वो सामान्य तौर के ऊपर क्या कह सकते हैं अपन कि जो छोटी कक्षाएं होती हैं, छोटी कक्षाओं के बालक होते हैं, उन बालकों के लिए उपकरणों से प्रयोग करने की बजाय उनसे खेल खेल में सीखना जरूरी होता है। बजाय उन्हें उन्हें खेलना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनसे वो बालक क्या कर देते हैं, खेलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि ये विधि जो होती है समय अधिक लगता है, पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करवाया जा सकता, अधिक खर्चीली होती है। जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के बालक होते हैं उनके लिए क्या नहीं होती है, ये उपयोगी नहीं मानी जाती है। और लास्ट में आता है कि यह मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए भी क्या रहती है, सामान्य तौर के ऊपर अनुपयोगी विधि मानी जाती है। मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए अनुपयोगी क्यों मान सकते हैं अपन, तो उसके लिए अपन ये कह सकते हैं क्योंकि उनकी इतनी बुद्धि क्षमता नहीं होती है कि वो सामान्य तौर के ऊपर प्रयोगशाला में कार्य कर सकें। इसलिए यहाँ पर अपन ने दो मुख्य रूप से विधियां पढ़ी है। एक पढ़ा है अपन ने व्याख्यान विधि, उसके दोष और उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, और जस्ट उसके अपोजिट अपन ने लिया है
प्रयोगशाला विधि जिसके अंदर क्या-क्या उसकी कमियां हैं, क्या-क्या उसके दोष हैं, इन सभी बातों के बारे में अपन ने चर्चा की है। तो नेक्स्ट विधि के बारे में अपन चर्चा करेंगे, वो होगी अपनी समस्या समाधान विधि। तो उसके लिए अपन चर्चा करने वाले हैं अगली कक्षा में। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।